हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त 2 होगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 1 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, तो जो स्टूडेंट 1 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो अवश्य देख लें। फुल कंसेप्ट के साथ मैं सारे प्रश्न को मैं डिस्कशन करवाऊँगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू है क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा मुझे परेशानी है। इस बुक का देखो क्वेश्चन भले एडुटेरिया का होगा, लेकिन इसका जो मैं डिस्कशन करवाऊंगा वो मैं खुद करवाऊंगा और आपको डिस्कशन ऐसा किया जाएगा चारों ऑप्शन में, ताकि आप जो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न को लेकर आपका जो कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं, मैं उसी चीज़ को पॉइंट करता हूँ। और मेरा मकसद भी होता है वीडियो बनाने का यही कि स्टूडेंट में जहाँ जो क्वेश्चन गलती कर रहा है उस चीज़ को बताया जाए, ताकि वो एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रश्न को गलती ना करे और जो कन्फ्यूजन में गलती होता है उसको कम से कम किया जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का बस मकसद यही है। आप लोग इसको अवश्य देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम स्टूडेंट ही समझ सकता है कि एक्चुअल में उसको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम कैसे प्रश्न पे होता है और उसका क्या डिस्कशन कराना चाहिए और उसको क्वेश्चन को कोरिलेट करके कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो चीज़ों को याद रखे। तो इन सारे बिंदुओं को मैं ध्यान में रखकर मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, एग्जाम हॉल में खास करके सही करके आए आंसर। देखो, बाहर तो आपको पता है सब सही करता है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसको वहाँ पे 1 घंटा आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सारी बिंदुओं को मैं ध्यान में रखकर मैं वीडियो बनाता हूं और हर चीज़ों को मैं कोरिलेट करके पढ़ाता हूं, ताकि उन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखें। तो चलिए दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे फुल कंसेप्ट के साथ और मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार अवशेष मिले हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से आपको स्नानागार के एविडेंस मिले हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपको मोहनजोदड़ो होगा। देखो, थोड़ा सा मेरे साथ आप पेशेंस रखना, 40 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा सिखाया जाएगा ताकि आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम देखो बाहर क्वेश्चन सही करता है और सबके पास PDF है, बुक है, सबके पास है भी, स्टूडेंट के साथ मटेरियल का भरमार पड़ा हुआ है, लेकिन वो चीज़ों को कलेक्शन को सही से यूज नहीं कर पा रहा है, अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहा है एग्जाम हॉल में और प्रश्नों को गलती कर पा रहा है। ठीक है, तो इन सारे बिंदु को मैं ध्यान दूंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन था आपको कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब देखो, सारी चीज़ को कोरिलेट करना सीखो। कोरिलेट अगर करना आप सीख गए तो आप प्रश्नों को एग्जाम हॉल में आपको छाट लोगे बहुत ईजी तरीका से। अब देखो, मोहनजोदड़ो से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो से आपके एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, जो देखो जानोगे वो मैं कोशिश करूंगा कि नहीं बताऊंगा आपको। अन्नागार पता होगा, स्नानागार पता होगा, ये सब बुक में मिलता है, कॉमन चीज़ है। एक क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है आपको, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, ये हमेशा आपके पूछा जाता है। देखो, आपके बुक में क्या सोल्यूशन दिया हुआ है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, और मैं बुक का सोल्यूशन से मैं मतलब शुरू से नहीं रखता हूँ मैं अपने वीडियो में। ठीक है, आपका सोल्यूशन क्या दे रखा है मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको आप लोग जरूर ध्यान देना। तो ये कांस्य की नर्तकी मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसको आप लोग याद रखें। नर्तकी की मूर्ति ये प्राप्त हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अब बुने हुए वस्त्र, इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, बुने हुए वस्त्र का भी एविडेंस आपको कहाँ से मिला हुआ है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। देखो, थोड़ा थोड़ा मैं सारे को कवर कर लूँगा। तो मोहनजोदड़ो से हमने क्या देखा कि एक तो हमको मिला भैया कि विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी मूर्ति या बुने हुए वस्त्र। तो वो हड़प्पा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा से देखो बैलगाड़ी का भी एविडेंस मिला है। ठीक है, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का भी एविडेंस, इसको आप लोग याद रखना, बैलगाड़ी का एविडेंस मिला है। और एक अन्नागार का भी एविडेंस आपको यहीं से देखने को मिलेगा, अन्नागार, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखें। अब देखते हैं थोड़ा सा लोथल से क्या एविडेंस मिला है। तो लोथल से देखो, गोदीवाड़ा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गोदीवाड़ा, तो गोदीवाड़ा का एविडेंस कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। और आपको चावल की भूसी, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये चावल की भूसी। ठीक है, चावल की भूसी के एविडेंस भी आपको कहाँ से मिला है, तो ये आपको लोथल से मिला है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपको कालीबंगा को भी देख लेते हैं। कालीबंगा से भी देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है। एक तो देखो पूछा जाता है ऊँट की अस्थियाँ। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में आया होगा ये क्वेश्चन, ऊँट की अस्थियाँ का एविडेंस कहाँ से मिला है, तो आपको कालीबंगा से मिला है। और लकड़ी का हल,
ये दो चीज़ें आपको लोग याद रखना, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा गया। मैं जो भी बताता हूँ ना, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एसएससी को सबको देख के मैं आपको ये सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ताकि चीज़ों को आप याद रख सको, ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न में क्या पूछा जा रहा है और स्टूडेंट को क्या बताना जरूरी है, ठीक है। दूसरे यूट्यूबर तो आपको सीधा आंसर बता के निकल जाएगा, लेकिन उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आप लोग को सबको पता है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। अब मेगास्थनीज से देखो 2-3 क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। मेगास्थनीज जो होता है, पहले इसका ये जान लेते हैं कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना आपको पता है मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें आपको ये खास करके इसमें क्या बताया गया था आपको, तो पाटलिपुत्रा के प्रशासन का चर्चा इसी में आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पाटलिपुत्रा का चर्चा आपको इसी ग्रंथ में देखने को आपको मिलता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और जो इंडिका पुस्तक है तो आपको पता है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसको जो भेजा किसने था ना, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सेलुकस का जो आपका राजदूत था, मेगास्थनीज जो था, आपको ये किसका राजदूत था? ये एक्चुअल में आपको सेलुकस का राजदूत था, ठीक है, सेलुकस। इसको भेजा सेलुकस के द्वारा ही भेजा गया था आपको मेगास्थनीज को, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो है आपको भारतीय मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में बांटा था। इसको आपको बहुत बार पूछा है बीपीएससी, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। कौटिल्य तो आपको पता है, कौटिल्य किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, विष्णुगुप्त को कहा जाता है। कालिदास के द्वारा बहुत सारे पुस्तक है, आपको उसको भी नोट डाउन करना चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए किसके इसके बीच में ये युद्ध हुआ था, तो भरत और 10 राजाओं के बीच में दशराज युद्ध किस नदी के तट पे ये लड़ा गया था? तो ये आपको पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। देखो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के आपको 7वें मंडल में दशराज युद्ध का आपको वर्णन किया गया है। कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कैवें मंडल में दशराज युद्ध का चर्चा किया गया है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का चर्चा किया गया है। और यह आपको पता है पुरुषनी नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसको दशराज युद्ध में किसको हार हुआ था? तो इसमें सुदास का हार हुआ था। तो ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तीनों 4 पॉइंट है, आप लोग को इसे याद रखें। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोरिलेट करो तभी आप एग्जाम हॉल में सही कर पाओगे क्वेश्चन, वरना कन्फ्यूजन में आप गलती करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है बौद्ध धर्म के संस्थापन कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इनका जो जन्म होता है आपको पता है कि नेपाल का जो तराई एरिया है, जिसमें कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी का कोई स्थान था नेपाल के पास, उसी में इनका जन्म होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और एक साथ ये बहुत ज़्यादा पूछता है सारनाथ से क्वेश्चन, ठीक है। सारनाथ से आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बुद्ध ने आपका पहला और सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश, तो पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश सबसे ज़्यादा कौन सा स्थान पे दिए हैं? तो ये आपको सारनाथ में दिए हैं पहला उपदेश, और सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं श्रावस्ती में दिए हैं। दोनों 2 क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, श्रावस्ती, ठीक है। तो पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, यानी विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसमें एक्चुअल में आपको पता है विक्रम संवत का जो आरंभ होता है वो 57 ईस्वी में माना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि विक्रमादित्य द्वारा शकों का जो पराजित करने के बाद जो मनाया गया था ना, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये विक्रम संवत शुरू हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखें कि विक्रमादित्य द्वारा जो शकों को गिरा कर मारा गया था, उसी के उपलक्ष्य में ये विक्रम संवत आपको प्रारंभ हुआ था। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप लोग कनिष्क से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी के लेकर आपको कनिष्क के द्वारा आपको पता है कि 78 ईस्वी में क्या चलाया गया था? शक संवत। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, संवत। जो मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ उसको आप लोग जरूर याद रखें। कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत की प्रारंभ किया गया था। और कनिष्क जो होता है आपको सबसे प्रतापी कनिष्क शासक होता है, किसका? आपको इसका कुशाण शासक था ये,
कुषाण शासक। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा या शासक कौन था, तो कनिष्क था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपका कुषाण वंश के संस्थापक था ये कुजुल-काडिफेस था, तो ये तो सबको पता होगा। एक क्वेश्चन जो देखो आपके एग्जाम में एसएससी बहुत बार पूछा है, ठीक है। कनिष्क जो होता है ना अपना 2 राजधानी बनाता है। एक प्रारंभिक राजधानी उसका जो होता है आपको पुरुषपुर होता है, ठीक है, पुरुषपुर, और दूसरा राजधानी होता है आपको मथुरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क से हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी कनिष्क ने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके समय में आपको पता है चरक भी रहता था और आपका अश्वघोष भी था जो बुद्ध चरित्र जो लिखा था। आपको रेशम मार्ग भी सबसे ज़्यादा विकास आपको कनिष्क के समय में ही मिला है, ठीक है। तो सारे पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या था। यानी गुप्त जो शासक था उसका राजकीय भाषा आपसे पूछा जा रहा है। तो गुप्त शासकों की राजकीय जो भाषा है तो मेरे दोस्त आपको संस्कृत होता है। आप देखो गुप्त शासक का तो आपका भाषा हो गया संस्कृत, लेकिन देखो गुप्त वंश से देखो 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक तो आप लोग सब पढ़े होंगे कि श्रीगुप्त होता है गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल बोला जाता है। बहुत आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है गुप्त काल में महिलाओं का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए यहाँ से ना थोड़ा सा आपको मेडावल को कोरिलेट कीजिएगा आप लोग। तो जैसे देखिए आपको स्वर्ण काल हो गया, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मेडावल में आप लोग पढ़ोगे तो एक होता है चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला के स्वर्ण काल आपको जहांगीर को कहा जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक तो होता है आपको शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहने का मतलब हुआ, आप लोग पढ़े होंगे कि आपको ये शाहजहाँ के समय में सबसे ज़्यादा आपको स्थापत्य कला का विकास हुआ था। शाहजहाँ के समय सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ, यानी आपको भवनें बनने, किला बनने सबसे ज़्यादा इसी के समय में हुआ था। तो इसीलिए आपको मुगल काल में जो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था सबसे ज़्यादा शाहजहाँ के काल में हुआ था। यही कारण है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल आपको शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन वेरी करता है आपके एग्जाम में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का जो काल था उसमें आपको शिव मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये कृष्ण प्रथम के द्वारा किया जाता है। और ये एलोरा का मंदिर जिसको कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, कई बार ना एग्जाम में ऐसे दे देता है, तो इसको कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। आपको पता है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसको बनाया था किसने, तो कृष्ण प्रथम बनाया था। और कृष्ण प्रथम किस वंश का शासक होता है, तो ये राष्ट्रकूट शासक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक होता है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो महमूद गजनबी आपको पता है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है ये, ठीक है। कितना बार किया है, 17 बार। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया है, तो ये आपको 17 बार किया है। ये जो करता है आपका 1009 से इसका देखते हैं 1027 तक ये आपको भारत को लूटता है, जिसमें से आपको पता है ना ये सोमनाथ वाला मंदिर भी इसी को द्वारा लूटा गया था। इसको देखो इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। इसको बुद्ध सिकन भी कहा गया है या मूर्ति भंजक भी कहा गया है। कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बुद्ध सिक्कत किसको कहा जाता है, तो महमूद गजनबी को ही बोला जाता है। महमूद गजनबी का जो आपको 1027 वाला जो वो हुआ था सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन मैं कितना बार आप लोग को बता चुका हूँ कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, जो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट को, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक मार देगा, गलती हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है वो बोला जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश से देखो 2-3 क्वेश्चन है। इल्तुतमिश का काम क्या था, इल्तुतमिश का देखो सबसे पहला काम तो उसने ये करवाया था कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है उसने पूर्ण करवाया था। तो कई बार आपके एग्जाम में शुरुआत आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, लेकिन पूरा जो है आपको इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। तो ये भी क्वेश्चन है। इसके समय में आपको पता है 40 सरदार होता है जिसको तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तुर्कान चहलगानी।
तो कई बार आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाता है कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था या नाश किसने किया था। बाद में बलबन पूरे तरीक़ा से ख़त्म कर देता है, लेकिन ये आपको इल्तुतमिश के समय में ही इसका गठन किया जाता है, इसको ख़त्म करता है आगे चल के बलबन। इस इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसने इक्ता प्रणाली को शुरू किया था, तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम और सबसे अधिक शासन किया था। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय किया था कौन, खिलजी वंश किया था। ठीक है, यानी सबसे क्वेश्चन क्या है दोस्त, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम तथा सबसे कम समय तक शासन किया था। अच्छा, सबसे कम आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे कम किया था मेरे दोस्त खिलजी वंश सबसे कम समय तक किया था, लेकिन एक अकलौता अलाउद्दीन खिलजी पूरे दिल्ली सल्तनत को हिला के रख दिया था और सबसे योग्य शासक भी घोषित किया गया था। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे सबसे कम समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में आपका खिलजी वंश है, और सबसे अधिक आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये तुगलक वंश हो जाएगा। ठीक है, तुगलक। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखना, कम वाला आपको हो जाएगा खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे कम खिलजी वंश, और सबसे अधिक आपका हो जाएगा तुगलक वंश। ये खिलजी वंश 30 साल तक शासन किया है, और आपका ये तुगलक वंश 94 साल तक शासन किया है। खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसने आपको एक पॉलिसी लाया था, इसने बाजार नियंत्रण पॉलिसी इसने के द्वारा ही लाया गया था। किसके द्वारा, खिलजी के द्वारा लाया गया था। बाजार नियंत्रण, घोड़ा दागने वाला पॉलिसी, सैनिकों को होलिया लिखने वाला पॉलिसी। और इसी के समय में आपको पता है ये मलिक काफूर था, मलिक काफूर को इसको खरीद लिया था ना अलाउद्दीन खिलजी, उसको 1000 दिनारी कहा जाता है। कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मलिक काफूर जो होता है आपको हिजड़ा होता है, इसको 1000 रुपये में खरीदता है अलाउद्दीन खिलजी, तो इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहा गया है। किसको, मलिक काफूर को। दीन, आपको पता है दीन ए रियायत का स्थापना भी खिलजी से द्वारा करवाया गया था। लाई दरवाज़ा, बहुत सारा चीज़ें खिलजी से, तो आपको ये सब मैं चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी, मेरा वीडियो अगर देखते होंगे तो। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया गया था। तो अकबर को आपको पता है सबसे महान शासकों में से एक गिना जाता है। मुगल काल में अकबर को बहुत याद किया जाता है। तो अकबर के द्वारा आपको पता है अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। तो कितने सूबों में विभक्त था, ये 15 सूबों में विभक्त है। एक्चुअल में ये हुआ था ना कि अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार के लिए, यानी प्रशासनिक सुविधा दिया गया था, तो उसी समय ये संपूर्ण साम्राज्य को इसने 15 भागों में बांट दिया था। अकबर के देखो कुछ क्वेश्चन है जो अकबर से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के द्वारा जो दास प्रथा को जो अंत किया गया था, ये कितना में किया गया था, 1562 में अकबर ने दास प्रथा को अंत करता है। एक टैक्स लगता था इसके समय, अकबर के समय, तीर्थ यात्रा का टैक्स। ठीक है, तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब कर दिया गया था, तो 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति करता है। फिर इसने आगे चल के जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, इसने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके समय में आपको पता है इसने आपका जो इसका राजधानी होता है आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करता है। आप लोग कभी जाइए आगरा घूमिए, फतेहपुर सीकरी घूमिए, तो ये 1571 में अपना राजधानी जो होता है अकबर जो होता है आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करता है। एक इसने इबादत खाना, जिसमें आपको पढ़े होंगे मोहम्मद नबी को सबसे योग्य घोषित किया गया था। ठीक है, इबादत खाना का स्थापना किया गया था। तो इबादत खाना का निर्माण 1575 में होता है, जिसमें से आपको निर्णय लेने के लिए ये बनाया गया था, जिसमें अब्दुल नबी सबसे योग्य था। आगे चलकर फिर मजहर की घोषणा करता है 1579 में। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा कब किया गया था, तो ये आपको 1579 में किया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अकबर से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया से आ गया है। आप एंशिएंट, आपका मेडावल खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय देश और इसका प्रथम, आप जो यूरोप से इंडिया आता है तब स्थापना अपना करता है कारखाने का इंडिया में, तो कौन कौन, तो पुर्तगाल ने अपना प्रथम कौन सा किया था, तो कोचिन में किया था, बिल्कुल सही है। डेनिश के द्वारा त्रवनकोर में किया गया था, ये भी सही है। डच के द्वारा मुसलीपट्टनम में किया गया था, ये भी सही है। फ्रांसीसी के द्वारा कालीकट में, देखो फ्रांसीसी के द्वारा कालीकट में नहीं किया गया था, ये भी क्वेश्चन देखो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। फ्रांसीसी के द्वारा यानी भारत में जो प्रथम कारखाना होता है आपको सूरत में किया गया था। ठीक है, तो ये आप चारों याद रखना, आपसे यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये देखिए भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज जो होता है आपको, ये जॉन मिल्टन हॉल होता है। और ये कब आया था? तो ये आपको 1597 में आया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किस उत्तरकालीन मुगल काल को, जब औरंगजेब का जब मृत्यु होता है 1707 में, तो उसके बाद पता है आपको, पता है मुगल काल उत्तर मुगल काल में घोषित हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कल पूछा भी था जी, औरंगजेब का मृत्यु 1707 में बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर में। तो जब 1707 में जब खत्म होता है औरंगजेब का जब काल खत्म होता है, उसके बाद क्या होता है, मुगल काल थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है, ठीक है। और उसी के समय में ये उत्तर मुगल काल का शुरुआत होता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उसको लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल में उत्तरवर्ती मुगल काल में बोलो या मुगल काल बोलो, किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है मेरे दोस्त जहांगीर शाह को। यहाँ से देखो चारों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। जहांगीर शाह को तो लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। मुअज्जम को क्या कहा जाता है? मुअज्जम को कहा जाता है आपको साहे बेखबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, साहे बेखबर। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। साहे बेखबर हो गया आपका मुअज्जम, ठीक है। अब मोहम्मद शाह को आप लोग सब पढ़े होंगे, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, ठीक है। और फर्रुखसियर को घृणित कायर बोला जाता है इतिहास में, घृणित कायर, घृणित कायर। ये आपके चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला तो आपका हो गया कि ठीक है, जहांगीर शाह को आपको लंपट मूर्ख कहा जाता है, मुअज्जम को साहे बेखबर कहा जाता है, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम नवाब। देखिए बंगाल का अंतिम नवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो बंगाल का जो अंतिम नवाब होता है वो आपका मोहम्मद उद दौला होता है, यानी मुबारक उद दौला आपको बंगाल का अंतिम नवाब होता है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये BD सावरकर के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना आपका देखो इसमें अग्निहोत्री ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। शिवनारायण अग्निहोत्री ऑप्शन में नहीं है। तो अगर शिवनारायण अग्निहोत्री ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये धरलू नायडू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्री धरलू नायडू। तो इसको आप लोग याद रखना। इसने मद्रास में आपको वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धरलू नायडू को किया गया था। और देखो ये जो आपको वेद समाज जो होता है ना, ये श्री धरलू नायडू को, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दिया गया है। कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? तो आपको ये वेद समाज को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइका विद्रोह, देखो कई बार आपके एग्जाम में ये विद्रोह पूछा जाता है। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पाइका विद्रोह वैसे ये उड़ीसा में हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन देखो आया है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में होता है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था ये? तो ये जगत बंधु के द्वारा किया गया था। जगबंधु के बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ आपको पत्र पत्रिकाएं दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके संस्थापक किसके द्वारा ये संपादित किया गया था? तो बंगाल गजट जेम्स अंगस्टम हिक्की के द्वारा है, एकदम बिल्कुल सही है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्या के द्वारा, ये भी सही है। बंगदूत राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो यार सारा सही है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, सारा तो सही है इसका, ठीक है। यानी सारा मिलान ये सही है, इसका आंसर आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस घोषणा के पत्र के द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि भारत में 3 विश्वविद्यालय है आपको कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, तो किस घोषणा पत्र के द्वारा ये किया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे 1854 के बुक डिस्पैच घोषणा के तहत ये तीनों का स्थापना किया था। और यही बुक डिस्पैच योजना को भारत का शिक्षा का यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बुक डिस्पैच को, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, यानी न्याय से रिलेटेड भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है। तो भारत में न्यायिक सेवा का जो जनक है मेरे दोस्त, आपको वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वारेन हेस्टिंग के बारे में सब जानते हैं कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होता है, तो वारेन हेस्टिंग होता है। और इसको भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसी के समय में आपको 1773 वाला जो होता है ना रोलिंग एक्ट, इसी के समय में पारित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस से देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, अस्थाई बंदोबस्त। अभी हाल फिलहाल आपको एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, ठीक है, जो सिविल जज वाला एग्जाम नहीं हुआ था कोर्ट का जज का, उसमें पूछा गया था। तो इसमें इसी के समय में लॉर्ड कार्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त यानी 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त होता है वो शुरू किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लॉर्ड कार्नवालिस को एक चीज़ और पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा दोनों, देखो एक तो होता है सिविल सेवा यानी यूपीएससी और एक होता है पुलिस सेवा आईपीएस पुलिस सेवा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कई बार घुमा देता है क्वेश्चन। लॉर्ड कार्नवालिस से याद रखना, सिविल सेवा और पुलिस सेवा का गठन किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, और इसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था 1793 ईस्वी में। एक क्वेश्चन देखो और याद आ गया, लॉर्ड कार्नवालिस ऐसा पहला जो शासक होता है, शासक बोलो या कुछ भी बोल दो इसको, गवर्नर बोलो, जिसका मृत्यु भैया भारत में हुआ है, गाजीपुर में हुआ है, यूपी के गाजीपुर में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, यूपी के गाजीपुर में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसका मृत्यु भारत में हुआ है। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड मेयो का भी हुआ है, मुझे पता है, तुम लोग ज़्यादा विद्वान हो, मानोगे नहीं। लॉर्ड कार्नवालिस के बाद लॉर्ड मेयो को भी इंडिया में उसको, लेकिन इसको तो मारा जाता है ना, लॉर्ड मेयो को तो अंडमान में चाकू मार देता है तो मर जाता है, ठीक है, लेकिन इसका आपको मृत्यु ही यहाँ हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। तो ये तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा तभी सही कर पाओगे। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो इसको मिलाया गया था 1843 में मिलाया गया था, ठीक है। प्रथम सिख आंग्ल युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम सिख आंग्ल युद्ध होता है जो आपको 1845 से 46 में होता है, ठीक है, बुक में 46 भी मिलता है इसलिए मैं लिख दिया हूँ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है आपको 1856 में होता है, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह आपको पता है 1885-86 में होता है, 85 और 86 में होता है। तो ये सारे पॉइंट है, इसको याद करने योग्य है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पूना सार्वजनिक सभा में देखो ये अकेला के द्वारा नहीं हो गया था, इसमें सारे लोग थे, जीवी जोशी भी थे, एमजी रनाडे भी थे और आपका चिपुलनगर भी थे। तो ये जो स्थापना याद रखना पूना सार्वजनिक सभा का, इसका 2 अप्रैल 1870 को इसका स्थापना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, देखो अभी मैं चर्चा भी किया था, क्वेश्चन भी देखो पूछ लिया गया है कि कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा है। तो अंग्रेज अध्यक्ष जो होता है मेरे दोस्त आपको जॉर्ज यूले होता है, ठीक है। ये जो इलाहाबाद में जो इसका अधिवेशन होता है ना 1888 ईस्वी में, आपको इलाहाबाद के अधिवेशन में ये भाग लेता है, और इसका मृत्यु जो होता है आपको जॉर्ज यूले का या यूले का इंडिया में ही होता है। इसको अंडमान में एक पठान के द्वारा इसको चाकू भोंककर इसको मार दिया जाता है। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया सेट किया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। देखो घोषणा है 16 अक्टूबर 1905, मारोगे तो एकदम गलती हो जाएगा। घोषणा जो किया गया था आपको, ये किया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। किसके द्वारा, सबको पता होगा उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषित किया गया था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, और बाद में आपको 16 अगस्त 1905 ईस्वी को ये पूरे विभाजन यह प्रभावी हो गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने किया था। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा किया गया है। तो ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, आपको 1909 में किया गया था, ठीक है। देखो आपको लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा किसने किया था, तो ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था 1909 ईस्वी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था CR दास के द्वारा असहयोग आंदोलन आपको प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में होता है, 1920 ऑप्शन में रहता है जी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, जो नागपुर अधिवेशन होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन देखो बढ़िया है। कह रहा है गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस एवं मुसोलिनी के रोम मार्च तक किसने किया था। ये दोनों बहुत योग्य शासक है, ठीक है। पेरिस का आपका ये मुसोलिनी और आपको नेपोलियन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो यह स्टेटमेंट आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो ये जो आपको 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें बहुमत प्रांतों की संख्या कांग्रेस द्वारा कितने हुआ था। तो ये आपको 5 हुआ था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया था कि समाचार पत्र पे भी जितना भी आपको प्रतिबंध था, टैक्स था, सब आपको हटा दिया था इसने, ठीक है। इसी कारण से इसको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में जानवे करते होंगे, ठीक है। इसने आपको सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। डेट भी याद रखना आप लोग, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। किसने किया था। महात्मा गांधी किया था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया था। देखिए रेडियो का अगर बात करेगा भूमिगत संचालन तो इसमें उषा मेहता का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ऑप्शन में देखो यहाँ सबसे उसी से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें उषा मेहता का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। कई बार उषा मेहता ही ऑप्शन में ज़्यादा मिलता है, ये दोनों नहीं मिलता है। राम मनोहर लोहिया का भी योगदान होता है और उना आशफ अली का भी होता है। तो ये तीनों दिया है ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के शासनकाल में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिया जाता है इसमें। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो होता है, डेट याद रखना, डेट पर बड़ी जरूरी है, डेट याद रखना दोस्त। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और ये गवर्नर जनरल कौन होता है इसके समय में। तो लॉर्ड इरविन होता है। इसी के समय में आपको होता है कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुआ था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के मान अक्ष का झुकाव पृथ्वी झुकाव के समान होता है। तो किसका समान होता है। तो आप लोग सब पढ़े होंगे मंगल ग्रह का जो होता है आपको दोनों समान होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान अक्ष एवं झुकाव पृथ्वी के समान होता है। तो आपको ये मंगल ग्रह पे होता है। अब ये भी पता होगा नहीं, क्वेश्चन देखो दो को पूछता है कि मंगल ग्रह का उपग्रह कौन कौन सा है। तो एगो फोबोस है, एगो डिमोस है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन है, फोबोस और एक आपको डिमोस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट इसको गलती करता है, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको बोला जाता है मेरे दोस्त जीरोफाइट बोला जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीलोफाइट जो होता है आपको ये चट्टानों में जो हार्डनेस होता है ना उसमें, यानी कड़ो चट्टानों में पाए जाने वाला, ठीक है, कड़ी चट्टानों में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को बोला जाता है हीलोफाइट, ठीक है। लिथोफाइट है, सॉरी लिथोफाइट होता है आपको कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट। और ये जो हेलोफाइट है ना आपको हेलोफाइट नमकीन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ये नमकीन क्षेत्र में उगने वाले को हेलोफाइट बोला जाता है। और जो ट्रेपोफाइट होता है ना ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ये आपको ट्रोपोफाइट नाम से ही पता चला ट्रोपो। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है। तो वर्मी कल्चर आप लोग सब पढ़े होंगे, ये केचुआ पालन से रिलेटेड है, ठीक है। वर्मी कल्चर। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। तो आपको पता होगा टिहरी बांध परियोजना जो है आपको ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन अब तो ये उत्तराखंड का हिस्सा हो गया है, ठीक है। तो टिहरी बांध आपको ये भागीरथी और भिलंगना नदी के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा।
भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे देखो, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपको कौन सा हो जाएगा? आपको सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और अधिक वाला तो सबको पता होगा, यूपी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो कम और अधिक दोनों कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देखो आपका शहर दिया गया है और एक तरफ आपको संस्थान दिया गया है। तो ये देखो आपको वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सबको पता होगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान आपका ये शिमला, ये भी सही है। तो ये तो सारा सही है और उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से कब पारित किया गया था? तो ये आपको 2005 में पारित होता है। ठीक है, महिला संबंधी जो भी आपके घरेलू समस्या होता है उसको सुलझाने का काम कब से शुरू किया गया था? तो ये 2005 में शुरू किया गया था। लेकिन लागू जो पूरे तरीका से पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है। तो ये 26 अक्टूबर, एक सेकंड, देखिए ये तो 2005 में ये पारित हो गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था आपको 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जी। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना आपको गुजरात में स्थापित किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, गांधीनगर में। ठीक है। बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया था? तो 2022 वाला आपसे पूछा जा रहा है ना। देखिए बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया था? तो ये मीराबाई चानू को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म संघ की स्थापना का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये भोपाल में किया गया था। हाल में भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लिथियम के भंडार मिले हैं? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लिथियम के जो भंडार मिले हैं आपको ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन देखो यहाँ फंसाता है। 80% लिथियम प्राप्त करने की लक्ष्य की प्राप्ति कौन सा राज्य को दिया गया है? तो ये आपको राजस्थान हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा के पूछ देगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, माना मैंने कि आपको लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है, लेकिन 80% लिथियम के भंडार भी आपको राजस्थान के क्षेत्र में पाया गया है। तो जहाँ पे 80% आपका ऑप्शन में रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको राजस्थान लगाना है। वैसे आपको लिथियम के लिए जम्मू कश्मीर फेमस है ही है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से लिया गया है। कह रहा है बजट 2023-24 में कितने रुपये का खर्च का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको ये रखा गया है, आपको 45.03 लाख करोड़ रुपया का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। हाल ही में राज्यपाल एवं उसके नियुक्ति के संबंधी कौन सा मिलान सही है? सही है, आपको ये छांटना है। ठीक है, तो ये आपको राज्यपाल एक तरफ और एक दूसरे तरफ आपका राज्य दिया गया है। देखिए फागू चौहान, तो फागू चौहान आपका सिक्किम का है। ठीक है, ये सही है। कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछ रहा है ना। फागू चौहान सिक्किम का नहीं है दोस्त। हिमाचल प्रदेश आपको शिव प्रताप शुक्ला, ये ठीक है। हिमाचल का तो आपको शिव प्रताप शुक्ला हो जाएगा ना, ये आपका सही है। बाकी आपका सारा गलत है। राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर मेघालय का ना, सीपी राधाकृष्णन, ये भी गलत है। देखो इसका आंसर जान लो। बिहार का जो है आपका है ना, बिहार में आपको अलकेकर है। ठीक है, ये हो जाएगा। बिहार का आपको कौन हो जाएगा? राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर। और आपका मेघालय का जो अभी वर्तमान समय में है फागू चौहान है। ठीक है, मेघालय का आपका कौन है? ये आपका फागू चौहान है। और कौन बच गया जी? हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का आपका बता ही दिया कि शिव प्रताप है। और एक जो लास्ट बच गया आपको राधा कृष्णन, ये आपको सिक्किम का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। रिसेंटली जो भी चेंजिंग होता है ना उसको आप लोग याद कर लिया करो। आपको एग्जाम में रिसेंटली वाला ही पूछा जाता है। द ब्लू बुक ए राइट्स जर्नल पुस्तक, द ब्लू बुक ए राइट्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, तो कहाँ किया गया था? ये आपको फिजी में किया गया था। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पर आया था? तो आपको सबको पता है, ये आपको मिस्र के जो राष्ट्रपति थे इंडिया में आए थे आपको 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान था? तो आपका ये सबको पता होगा 40वां स्थान था।
दुनिया के पहले नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, ये भी क्वेश्चन देखो बड़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा ये विकसित किया गया था। देखिए बायो से क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो इसमें आपको पता है ना क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राइबोसोम आपको पता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है जिसमें जीव जंतु में वृद्धि होता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, तब तक बने रहते हैं जब तक रोगों को कहा जाता है। कह रहा है कि आपको ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहता है उन रोगों को क्या कहा जाता है, तो वैसे रोग को आपको हम बोलते हैं चिरकालिक रोग बोला जाता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चिरकालिक रोग जो होता है ना जल्दी ये ठीक नहीं होता है। आप लोग पढ़ोगे जैसे किसी को सोराइसिस हो गया, दम्मा हो गया, गठिया हो गया, मधुमेह हो गया, तो ये सब बीमारी आपको पता है जल्दी सही होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, तो ये सब बीमारी थोड़ा सा आपको दिक्कत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा हो जाएगा आपको, हरित लवक हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ये तो सबको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कहता है फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो ये आपको केवल नीचे और की ऊपर की दिशा में आपको देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन छूट गया था, निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा बढ़ाने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये पादप कोशिका के द्वारा ऊर्जा जो बढ़ाने का काम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। और ये फ्लोएम ऑफ खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे किस दिशा में होता है, तो आपको बताया ये ऊपर नीचे दोनों में होता है। पादप अवशिष्ट संचित करते हैं, तो पादप अवशिष्ट क्या संचित करते हैं, तो ये आपको पत्तियां भी हो जाएगा, कोशिका भी हो जाएगा, छाल भी हो जाएगा, नहीं उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में आपको कौन सा होता है, ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों होता है। ऑक्जिन और जिब्रेलिन आपको पता पढ़े होंगे, ये पादप हार्मोन होता है। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखो आपसे वास्तविक प्रतिबिंब किस में मिलेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको ये अवतल दर्पण में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण में हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस तो बिल्कुल इजी है। सामान्य नेत्र में अधिकतम दूरी की वस्तुओं को साफ दिख सकता है। तो आपको पता है अधिकतम पूछ रहा है, न्यूनतम अगर पूछता है तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम पूछता है तो आपका आँख जितना सही रहेगा उतना दूरी को देख पाओगे, यानी अनंत हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को आपको जनित्र बोला जाता है, जिसको आपको डायनमो भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन की दर यानी किसको कहा, विस्थापन की दर को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, साइंस तो एकदम बिल्कुल इजी दिया है जी, उसको वेग बोला जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के क्या होता है। तो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर बहुत अच्छा से, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लवण का उदाहरण है। तो आपको सबको पता है NaCl जो होता है आपका नमक होता है। तो NaCl ऑप्शन में देखो मारो और निकलो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है कि मैग्नीशियम +2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो ये कितने हो जाएंगे आपका, तो ये मैग्नीशियम +2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा +2 लगा हुआ है ना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है ना, इसका मैग्नीशियम का 12 होता है। तो इसमें आपको क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा मैग्नीशियम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। द्विबंधन वाले रासायनिक बंधनों में बंध परमाणु के बंध कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। तो ये 4 करता है। ठीक है, सहसंयोजी बंधन आप लोग इसको पढ़े होंगे। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अवयव होता है। तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस पे तो आपका इसके एथेन ब्यूटेन प्रोपेन सब होता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, कि LPG में जो गैस होता है,
एलपीजी में जो गैस होता है इसमें आपको जो गंध एक जो रिसाव निकलता है ना, थोड़ा सा स्मेल जो देता है, उसमें इथाइल मार्केप्टन रहता है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इथाइल मार्केप्टन कैप्टन। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए। जो एलपी जो गैस है उसमें ब्यूटेन ज़्यादा पाया जाता है ना, तो उसमें जो गंध जो निकलता है, स्मेल जो आता है, आपको इथाइल मार्केप्टन के कारण उसमें स्मेल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ संयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो आप लोग सब पता हो दैनिक जीवन में हम ज़्यादा क्या यूज करते हैं, आपको H2O करते हैं यानी जल करते हैं। एल्डिहाइड, देखो ये एल्डिहाइड आपको उधर पढ़े होंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरफ में जाओगे तो एल्डिहाइड समूह, देखो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, सब सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह की पहचान होता है, यानी एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो CHO करते हैं। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। C जो H होता है इसका उपयोग हम कार्बोक्सिल एसिड में करते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिल। ये सब बहुत पूछता है जी एग्जाम में, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखा है। तो NH2 इसको हम लोग एमिनो अम्ल में रखते हैं, इसको एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड में इसको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। OH मतलब अल्कोहल, AH है ना, OH है जी। OH को हम लोग हाइड्रोक्सिलिक एसिड में रखते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिलिक एसिड में रखते हैं इसको। तो इसको भी आप लोग याद करना है, यहाँ से पूछता है एग्जाम में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व, आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या, किसका क्या पॉलिसी है, तो इसने कानून, अदालत और अपरतनीय योग्य होता है, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। भारतीय याद रखना, ठीक है, आयरलैंड से जरूर याद रखना कि ये आपका ये कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से बहुत पूछता है एग्जाम में। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी सदस्यों को शामिल किया गया है, तो आप लोग सब पढ़े होंगे 17वां संविधान संशोधन, ठीक है, आंसर आपका C हो जाएगा। लेकिन खाली स्पेशल अगर दिल्ली का बात करता तो 69वां होता, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, तो सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है, सांप्रदायिक उत्तरदायित्व होता है, आंसर आपका B हो जाएगा। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, केंद्रीय मंत्री का उच्चतम सिविल अधिकारी। तो केंद्रीय मंत्री का उच्चतम सिविल अधिकारी, जिसको कैबिनेट सचिव भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको मंत्रिमंडल सचिव को बोला जाता है, यानी आंसर आपका B हो जाएगा। री ऑप्शन में नहीं है तो अगर इसको आप लोग सचिव भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, कैबिनेट सचिव को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय सरकार की मामला नहीं है, यानी स्थानीय सरकार का मामला कौन सा नहीं है, तो कानून और व्यवस्था जो होता है वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। विधायकों को संसदों द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो ये 3री अनुसूची में बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कर रहा है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा, तो ये 49 में भी देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान दिया गया है, तो ये 335 में आपको विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्थिक आयोजन का अनिवार्य अभिलक्षण है, तो आर्थिक आयोजन का जो अनिवार्य अभिलक्षण जो आपको किस में देखने को मिलता है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, यानी आंसर आपका C हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वस्तुओं का जो परिवहन होता है ना, वो आपको तृतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है, तो शहरीकरण का जो स्तर है आपको 16.2 है। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास के 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम से दिया गया है उसमें शामिल किया गया है, तो उसमें शामिल किसको किया गया है, ये आपको सभी को शामिल किया गया है, ठीक है, हरित विकास को भी, वित्तीय क्षेत्र को भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना आपको खड़गपुर की पहाड़ियाँ, आपको जो बंगाल बॉर्डर के पास जो टच करता है वही आपको सबसे पुराना है। निम्नलिखित
भारतीय द्वीपों में से कौन सा भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका, आपको दक्षिण भारत घूमने कभी गए हो ना केरला के तट पे, तो आपको रामेश्वरम वहाँ से देखने को मिलेगा, जो भारत और श्रीलंका के आपको मैच करता है, जहाँ कन्याकुमारी स्थित है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, भारत की सबसे लंबी पूछ रहा है, लंबी हो जाएगा आपको गंगा, ठीक है, और इसका लंबाई भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कि आपको 2525 किलोमीटर है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। लेकिन यहाँ से देखो ये क्वेश्चन जो पूछता है ना, गोदावरी से पूछता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी, तो ये भारत का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपीय नदी है आपका प्रायद्वीपीय नदी, एक क्वेश्चन और यहाँ से घुमाता है। भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी हो गया, और गोदावरी नदी को इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा। कई बार क्वेश्चन गलती करके चला आता है एग्जाम में सब, ठीक है, तो इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। रेगुर मिट्टी सबको पता होगा, रेगुर मिट्टी को किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, गुजरात वाले महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। एक निश्चित आकृति और व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऐसे समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये। पृथ्वी दिवस, देखो हाल फिलहाल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो, तब दोनों के बीच में जो समय का अंतर क्या हो जाएगा? तो इसको देखो निकाल भी सकते हो आपको। 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में होता है ना 4 मिनट। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो 1 डिग्री में आपको 4 मिनट हो गया, तो 90 देशांतर में यानी 90 गुने 4 कर लो, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा? 360 मिनट हो जाएगा। मिनट को फिर आपको घंटा में बदल दो, ठीक है, तो घंटा में बदलने के लिए आपको भागा दे दोगे, तो यानी आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो यानी 6 घंटे इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्र धाराओं में कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? आपसे पूछ रहा है हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो ये बेंगुला धारा है जो आपको हिंद महासागर की धारा नहीं है। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, जो कि आपको अफ्रीका के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा है? तो ग्रेट लेक्स का जो हिस्सा है आपको ये बियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आपको पता है, पूरा पारितंत्र का हिस्सा होता है, यानी आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन प्रभाव में वृद्धि होता है, तो आपको पता है पर्यावरण में ग्रीन प्रभाव में वृद्धि कब होगा? जब CO2 के मात्रा के कारण होता है, जब बढ़ जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण से इनमें से किसने शुरू किया गया था? देखिए क्या क्वेश्चन है, करा है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया था? तो कार्बन क्रेडिट योजना कब शुरू हुआ? जब आपको क्वाटो प्रोटोकॉल हुआ था ना, उसी के समय में ये शुरू किया गया था। ये सब क्वेश्चन तो कोई एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्वाटो प्रोटोकॉल क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, G8 क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको याद रखना। आपको ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण से है तो आपको क्वेश्चन सेट करेगा ही। ओजोन परत आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य जो क्षेत्र जो है, ये आपको शैक्षिक एवं संस्थान में भी दिया जाता है, वन्य जीव में भी दिया जाता है, और वन्य जीवों को संरक्षण के लिए भी दिया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यानी नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, ये आपको दिल्ली में ही देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करा निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ इंडिया फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। देखो तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारा पुस्तक लिखा गया है। आपको हिंद स्वराज भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या सबको पता है, बिहार विधानसभा सीटों में संख्या 243 है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण से, देखो पर्यावरण से सभी हो जाएगा ना, आपको वन नीति भी पर्यावरण से है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 बहुत बार एग्जाम में पूछता है, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, ठीक है, तो ये इसका चारों आंसर हो जाएगा आपका सही है।
देखिए निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र जो होता है आपको धान का खेत भी हो जाएगा, वन हो जाएगा, घास का मैदान हो जाएगा और झील हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पूछ रहा है आपसे जी। देखिए कृत्रिम जो हो जाएगा, नहीं तो कृत्रिम तो आपका धान हो जाएगा ना, प्रकृति तो पूछ नहीं रहा है, तो कृत्रिम हो जाएगा आपका धान का खेत हो जाएगा। ठीक है, 99 का आंसर क्या हो जाएगा, धान का खेत हो जाएगा, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया गया ना, मानवकृत है ये। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी जो है अस्थायी मितव्यता है या किस आंदोलन का नारा है। तो ये आंदोलन जो आपको चिपको आंदोलन का नारा है। ठीक है, ये बहुत कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चिपको आंदोलन। तो इसको भी आप लोग याद रखें। ये आंदोलन आपको पता है क्या हुआ था। तो ये 1970 के दशक में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था शुरू, तो ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में शुरू किया गया था, जिसमें से पेड़ों की कटाई के रिगार्डिंग ये शुरू किया गया था। नहीं, पेड़ों को हर हालत में बचाना है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये शुरू किया गया था। तो ये मैंने सारे 100 क्वेश्चन आपको 40-45 मिनट में, 40 या 45 मिनट में हमने पूरा कवर कर दिया है, कंसेप्ट के साथ कर दिया गया है। इसको आप देखिए, आपको फायदा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुक में जो दिया गया है ना डिस्कशन, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, वो एक लाइन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप एग्जाम हॉल में सही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन में आप गलती करोगे। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक, ठीक है जॉब ले लिया हूँ मैं, अलग बात है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट के भांति कार्य कर रहा हूँ, ताकि उस स्टूडेंट को जब तक पढ़ोगे नहीं कि क्या उसको एग्जाम हॉल में दिक्कत हो रहा है। मैं भी एग्जाम देते रहता हूँ इसी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, कि इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो एग्जाम हॉल में अगर आपका सही कर पा रहे हो, ठीक है, तो वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि एग्जाम हॉल में आप कितना सही कर पा रहे हो। तो चीज़ों को आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपका एग्जाम हॉल में भी टेंशन कम रहेगा और प्रश्न वहाँ गलती होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, मेरा वीडियो अगर ठीक लगता है तो मेरा यूट्यूब का नाम, चैनल का नाम है फोकस एग्जाम तक। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम पे है, इसको सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अच्छा दिया जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और एकदम आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिलेगा, लगेगा हाँ क्वेश्चन से कभी पाला पड़ा है मेरा, अच्छा क्वेश्चन से। तो इससे जुड़िए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग देखिए। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा जब मैं फ्री रहूँगा, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।